जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर मोगरे और इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें सक्सेस दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट, नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्ज़ाम। आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और आप पीडीएफ के लिए मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि जो कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर में इन सारी चीज़ों का, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा और ऐसे करते हुए जैसे बढ़ेगा उस तरीके से जाना है। तो देखिए, सबसे कम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम है, तो ये रहेगा पहले नंबर पर। और सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। ऑलमोस्ट 78% के आसपास नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है और 21% के आसपास ऑक्सीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों तो सबसे ऊपर आ गए। तो उसके बाद बचे अब एर्गॉन और कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे कम हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑब्वियस है कि उससे ऊपर कौन सा रहेगा, एर्गॉन रहेगा। तो एर्गॉन दूसरे नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन आएगा, चौथे नंबर पर नाइट्रोजन आएगा। तो इस तरीके से ए जो है ये इसका सही जवाब बनता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और उसमें से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन हमें 78% देखने को मिलता है, ऑक्सीजन 21%, और जो बचे हुए हैं उसमें हमें बाकी सारे जो गैसेस है वो देखने को मिलते हैं। तो उसमें एर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी है सब आते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ट्रेसेस भी यहाँ पर आते हैं। जैसे ट्रेसेस होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेस है वो काय का आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आता है ना। उसके बाद फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, हीलियम, नियॉन, ओजोन, तो ये सब होते हैं, ये ट्रेसेस है। ये एटमॉस्फेयर में रहने वाले गैसेस की कंपोजिशन है। तो ये हमें पता रहना चाहिए। नाइट्रोजन सबसे ऊपर, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर जो बाकी के बचे हुए गैसेस है वो नीचे आते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि जो रेड कलर हमें दिखता है जब भी सूरज उगता है तब रेड कलर का दिखता है, जब भी डूबता है तब रेड कलर का दिखता है। अब इसमें जो रेड कलर है वो किस वजह से दिखता है, क्योंकि जब ऊपर रहते हैं तो स्काई तो ब्लू दिखता है। तो अब जब डूबता हुआ सूरज होता है, उगता हुआ सूरज होता है, उस टाइम पे क्यों रेड दिखता है, जो हमें स्काई है वो। तो ये होता है जो भी स्कैटरिंग होती है लाइट की डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एटमॉस्फेयर में, इसीलिए। अब हम ये बोल सकते हैं कि जब सेंटर में होता है सन, मतलब पूरा ऊपर होता है, उगता है और डूबता नहीं होता है, जब सेंटर में होता है उस टाइम पे भी तो डस्ट होती है, उस टाइम पे भी तो लाइट स्कैटर होता है। लेकिन देखिए जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट शॉर्ट इसमें जाता है, इसलिए वो जब स्कैटर होता है तो वो अलग तरीके से होता है। लेकिन जब रेड कलर है, रेड कलर जब डूबता हुआ या उगता हुआ सूरज होता है, रेड कलर जो है वो लॉन्ग इसमें आता है। तो वो क्या होता है, स्कैटर होने के बाद भी वो दिखाई देता है, मतलब यहाँ पर पूरा आसमान में स्कैटर होता है। लेकिन ब्लू शॉर्ट रहने की वजह से वो स्कैटरिंग होके वहाँ पर दिखता नहीं है। इसीलिए रेड कलर जो है उगते या डूबते सूरज में दिखता है। और फिर जब हम ऊपर सूरज को देखते हैं, सेंटर में देखते हैं, उस टाइम पर हमें ब्लू स्काई दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सनलाइट जो है रीच करती है अर्थ एटमॉस्फेयर पे और स्कैटर होती है सभी डायरेक्शन में। ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर होता है सभी डायरेक्शन में टाइनी मॉलिक्यूल्स के साथ अर्थ एटमॉस्फेयर में। अब ये जो ब्लू स्कैटर होता है वो बाकी जो कलर्स होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शॉर्टर होता है, स्मॉलर वेव्स होते हैं, इसीलिए हमें जो स्काई है वो ब्लू नज़र आता है। लेकिन जैसे ही उगता है डूबता सूरज होता है उस टाइम पर जो रेड है वो रेड को और येलो को मतलब पास होने देता है। इसीलिए क्या होता है कि रेड टाइप का एटमॉस्फेयर जो हमें नज़र आता है, मतलब रेड कलर का स्काई हमें नज़र आता है। फिर नेक्स्ट आता है अस्ताना डिक्लेरेशन। ये न्यूज़ में चल रहा था, किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है प्राइमरी हेल्थ केयर से। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी प्राइमरी हेल्थ केयर अस्ताना में, कजाकिस्तान में, अक्टूबर 2018 में, उन्होंने नया डिक्लेरेशन यहाँ पर लाया है और जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके बारे में क्रिटिकल रोल क्या हो सकता है तो उसके बारे में बात की गई थी। अब डिक्लेरेशन जो है ये एम करता है ताकि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उस पर हम रीफोकस कर सके, उसे हम बढ़ा सके, जिससे कि एक स्टैंडर्ड जो है हेल्थ का वो हम मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैमिनी ब्राह्मणा स्पीक्स कलेक्टिवली ऑन डांस ओनली, सिर्फ डांस पर बात होती है। दूसरा आता है कि हिंदुइज्म में जो म्यूज़िक है, मतलब
ध्रुपद जो है ये प्योर म्यूज़िक है, डिस्ट्रैक्शन वर्ड से नहीं होता है। और तीसरा है कि हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में फाउंड किए गए थे उसके कोई भी एविडेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही आता है। अब यहाँ पर देखिए ओनली आ गया है तो आपको सतर्क हो जाना है, ओनली है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा अगर हम देखते हैं हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस है तभी तो हमें पता चलता है ना कि वहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह म्यूज़िक बजाया जाता था, म्यूज़िक पसंद किया जाता था, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो अब इनकरेक्ट ऑप्शन जो है पूछा गया है, इसलिए जवाब रहेगा 1 और 3, मतलब बी जो है इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैमिनी, ब्रह्मणा, स्पीक्स ये कलेक्टिवली डांस और म्यूज़िक दोनों आते हैं। और द्रौपद जो है ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है वर्ड्स के ज़रिए, प्योर म्यूज़िक है। और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है जैसे कि 7 होल फ्लूट ये सब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिकवर्ड किए गए हैं, मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं तो संगम लिटरेचर आता है। संगम लिटरेचर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। संगम लिटरेचर ये दोनों जो पर्सनल लाइफ होती है, मतलब जैसे कि प्यार हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उसी के साथ साथ जो एथिक्स है, हीरोइज्म है, वैल्यूज़ है, सोशल कस्टम्स है, सबके साथ डेल्ट करता है। दूसरा आता है कि सिर्फ पुरुष, ओनली मैन, इन्हें ही जो संगम लिटरेचर है उसे कंपोज करने के लिए अलाउ किया गया था। तो यहाँ पर भी इनकरेक्ट ऑप्शन जो है आपको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए ओनली आ रहा है तो ऑब्वियस है कि हम बता सकते हैं कि सिर्फ पुरुष जो है उन्हें ही क्यों, तो ये गलत हो जाता है। पहला जो है बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट पूछा गया है इसलिए जवाब रहेगा बी, 2 ओनली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोएम जो है बिलोंग करती है संगम लिटरेचर को, जो कि कंपोज किए गए हैं बाय तमिल पोएट्स, मतलब मेन एंड वीमेन दोनों उसमें रहते हैं, वेरियस प्रोफेशंस के। अब संगम पोएम जो है ये 2 कैटेगरीज में होती है, इनर फील्ड मतलब आगम और आउटर फील्ड मतलब पूरम। अब ये डिस्क्राइब करता है फर्स्ट अवेलेबल तमिल ग्रामर जो है वो भी। इनर फील्ड मतलब क्या है, जो पर्सनल और ह्यूमन एस्पेक्ट जो है जैसे कि प्यार हो गया, जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ये सबसे डील करती है। और आउटर फील्ड मतलब क्या होता है, जो बाहर का अटायर है, एथिक्स, सोशल लाइफ, कस्टम्स, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है साइक्लोन के बारे में पूछा गया है। अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये ओरिजिनेट होते हैं लैंड पर और सी पर, लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये सिर्फ सी पर ही ओरिजिनेट होते हैं। दूसरा आता है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये वेस्ट टू ईस्ट मूव होते हैं। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये बहुत लार्जर एरिया को अफेक्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के मुकाबले। अब यहाँ पर पहला जो है ये बिल्कुल सही है। तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा अगर देखते हैं तो ये उल्टा दिया गया है। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन हम बहुत बार देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये बहुत बार हम सुनते भी हैं, वेस्ट बंगाल में आता है, अरेबियन सी में आता है। तो ये जो साइक्लोन्स है ये आप सभी को पता होगा, वेस्ट बंगाल में जब आता है तब तमिलनाडु कोस्ट को हिट करता है ना। मतलब मूव किस तरीके से हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, अगर हम इस तरीके की डायरेक्शन लेते हैं, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो अगर यहाँ पर इंडिया है इस तरीके से और ये तमिलनाडु कोस्ट को हिट कर रहा है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव होते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। जवाब रहेगा 1 और 3, मतलब सी जो है इसका सही जवाब रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो मॉइस्चर का परसेंटेज है एटमॉस्फियर में एज़ कम्पेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर एक एटमॉस्फियर है, मॉइस्चर जो प्रेजेंट है इस एटमॉस्फियर में जितनी उसकी फुल कैपेसिटी है उसके मुकाबले, मतलब यहाँ पर अगर एक बॉक्स है, बॉक्स अगर 100 बॉल्स उसमें रख सकता है, लेकिन उसमें अगर 50 है, ठीक है, तो 50 ये परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर एट प्रेजेंट है, और जितनी उसकी कैपेसिटी 100 है एज़ कम्पेयर टू जितनी उसकी कैपेसिटी 100 रखने की एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, और ये एक्सप्रेस किया जाता है डिफरेंट वेज में, मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर उसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, एक्चुअल अमाउंट कितना अभी प्रेजेंट है। और एबिलिटी जो होती है एयर की वाटर वेपर को होल्ड करने की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि देखिए अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो एक्सपांड होगा तो उसमें ज़्यादा टेम्परेचर आ सकता है ना। वही अगर ठंडा है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें कम वाटर वेपर आ सकते हैं। मतलब लेमन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो डिफर करती है प्लेस टू प्लेस, सरफेस टू सरफेस, कितना टेम्परेचर है, कैसा है, क्या है, और उसके बाद परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में कंपेयर टू इस फुल कैपेसिटी गिवन टेम्परेचर पे, उसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है।
तो यह हमारा वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।